हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आई होप आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने ऑलरेडी 4 सेट सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपने भी किया है। जैसे जैसे आपको डायरेक्शन दिए जा रहे हैं आप वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिफरेंस अपने आप ही महसूस होगा। जैसे हमने लिखा है 25 दिन 25 मार्क्स। और आपको पता है कि हमारे प्रीलिम्स में 25 नंबर का ही आता है ना, सॉरी 25 क्वेश्चन आते हैं। जो ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, तो 50 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो वो मतलब 25 क्वेश्चन आप पूरे पूरे अटेम्प्ट करेंगे, इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं। अगर आप जो बोला जा रहा है उसको ढंग से फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ आंसर नहीं टिक करवाते कि ये इस ऑप्शन का यही आंसर है। उसके अलावा भी बाकी ऑप्शंस में भी क्या हम देख सकते हैं वो भी आपको बताया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन से हम मल्टीपल चीजें जान रहे हैं। ठीक है। अब बिना फर्दर टाइम वेस्ट करे हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आप लोग देख रहे हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर रहे हैं। और जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और नहीं जुड़े हुए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लिया होगा। चलिए, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे मैंने हमेशा कहा है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग मैटर करती है आपके एग्जाम में। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नॉलेज के साथ साथ आपका टाइम का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको इतनी बड़ी डायरेक्शन नहीं रीड करनी होती। मैंने यहाँ पे देखा, ये मुझे मीनिंग पूछा गया है इस शब्द का। तो ये मुझे एक शब्द दिया गया है और इस शब्द का मुझसे मीनिंग पूछा है। मीनिंग में आपको बस उसका सिनोनिम बताना होता है। ठीक है। तो अब आपको पहले पता होना चाहिए कि ओमनियस का मतलब क्या होता है। अच्छा, देखो, अगर आपको ना मीनिंग पता चल गया तो आप इसका आंसर निकाल पाओगे। ओमनियस का मतलब होता है खतरा। अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा आपको एहसास हो रहा है ना, तो कुछ थ्रेटन की आपको खतरे की आपको जब समझ में आ रही है कि समथिंग डेंजरस है, कोई चीज खतरनाक है ना, तो थ्रेटनिंग हो गया। आपका एक शब्द होता है मिनेसिंग, ये इसी का सिनोनिम है। मान लो आपको पेपर में दिखाई दे जाए, तो ओमनियस का मतलब ना कुछ डेंजर से जुड़ा हुआ है, कुछ खतरे से जुड़ा हुआ है। और जैसे यहाँ देख सकते हो आप, ये प्लेजेंट लिखा हुआ है, तो प्लेजेंट का मतलब तो प्रिय होता है। तो कुछ प्रिय है मतलब कुछ अच्छी चीज है, और ये कह रहा है कुछ बुरी चीज है। तो अगर आपसे एंटोनिम पूछा जाता तो ये इसका आंसर बन जाता, लेकिन सिनोनिम में इसका आंसर ये नहीं बनेगा। कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है कि जो चीज आपके लिए क्या है, सुविधाजनक है ना, आपके लिए वो फेवरेबल है, सुविधाजनक है, दैट इज योर कन्वीनियंट। तो कन्वीनियंट कैसे हो गया, कोई भी चीज ये कन्वीनियंट नहीं हो सकता है। ओके। थ्रेटनिंग, ये डायरेक्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको नहीं देखना है, ओनली थ्रेटनिंग। तो थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, कुछ डरावना, समथिंग ओमनियस। तो यहाँ से क्या रहेगा, थ्रेटनिंग। तो इस तरीके से आपने देखा, प्लेजेंट का मतलब तो एक पॉजिटिव टोन कैरी करता है, ये शब्द अपने साथ पॉजिटिव है। इस शब्द का भी पॉजिटिव मीनिंग है, पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है। और याद रखिएगा, ओमनियस के जो भी आंसर्स होते हैं ना, वो नेगेटिव टोन के साथ में होते हैं। तो अगर आपको ऑप्शंस में कोई पॉजिटिव टोन वाला शब्द दिखाई दे रहा है तो आप एलिमिनेट कर दीजिए सीधा सीधा। क्योंकि ओमनियस का जो भी मीनिंग रहेगा, जो भी सिनोनिम रहेगा, वो नेगेटिव मीनिंग के साथ में, नेगेटिव टोन उस शब्द की होनी चाहिए। और इन दोनों शब्द की तो पॉजिटिव है। ऑफिशियस का मतलब ऑफिशियल, जो काम वक्त से जुड़ा हुआ है ये। तो आई होप आप समझ पाए कि ओमनियस में देखो, बहुत चीजें रोल प्ले करती हैं, सिर्फ नॉलेज से सिलेक्शन नहीं होता है। स्मार्ट वर्क, स्ट्रेटेजी, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, शब्दों की पहचान। अगर आपको ये पता है कि ये नेगेटिव शब्द है, तो आपको बाकी शब्दों के अगर टोन भी पहचान में आ गए तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव टोन है, ये इसका तो इस शब्द से कोई लेना देना नहीं है। और इस शब्द का मतलब होता है कुछ खतरनाक, तो थ्रेटन से जुड़ा हुआ ये शब्द है, तो थ्रेटनिंग हो गया। ठीक है, तो थ्रेटनिंग हो गया और हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। आप लोग भी साइमल्टेनियसली करते रहिए, नहीं आता है तो कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, तभी जाकर आपको इस चीज का फायदा हो पाएगा। बस वीडियो देख लिया आगे बढ़ गए, उससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखो पूछा क्या है इससे, ओपोजिट। ओपोजिट मतलब हमसे इसका विपरीत पूछा गया है। अगर इस शब्द का जो मीनिंग होगा उसके विपरीत हमें ऑप्शन में से टिक करना होगा। ओके। ऑब्स्टिनेंट।
ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है आपका जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का मतलब हुआ जिद्दी। जिद्दी, अच्छा जिद्दी में आपके कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? जैसे बच्चे होते हैं स्टबर्न, तो स्टबर्न मतलब जिद्दी है वो। ठीक है, झुक नहीं रहा, बात को लेके अड़ियल है। बात को लेके अड़ियल है, उसको क्या कहेंगे? अनयील्डिंग। यील्ड ही नहीं हो रहा, झुक ही नहीं रहा है, अनयील्डिंग। फ्लेक्सिबल नहीं है, कैसा है वो? इनफ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल चीजें कैसी होती हैं? जो आप जैसा उनको चेंज करना चाहते हो वो चेंज हो सकता है, मोल्ड हो सकता है। ये मोल्ड नहीं होगा, इनफ्लेक्सिबल है, एकदम एडामेंट है, अपनी बात के ऊपर अड़ा हुआ है, एडामेंट है। ठीक है, तो और देखो यहाँ से देखो, और ऑफेंसिव। ऑफेंसिव लोग कैसे होते हैं? अपनी बात को लेकर अड़ियल होते हैं, तो ऑफेंसिव तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अग्रेसिव। एग्रावेट मतलब एग्रावेट अलग हो गया, अगर अग्रेसिव होता तो फिर ये इसके लिए ज्यादा। एग्रावेट करना मतलब चीजों को बद से बदतर बना देना। और डोसाइल लोग कौन होते हैं ना? डोसाइल वो लोग होते हैं जो बड़े ना कह सकते हो आपके बड़े टिमिड होते हैं, मतलब कायर, नॉर्मली कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं? जिनको आसानी से मनाया जा सकता है। क्या होते हैं ये लोग? थोड़े से वीक होते हैं, सबमिसिव टाइप के लोग होते हैं ना, दूसरों की बात को आसानी से मान लेते हैं, दैट इज सबमिसिव। दूसरों की बातों को आसानी से मान लेते हैं डोसाइल पीपल। और ऑब्स्टिनेंट वो होते हैं जो जिद्दी होते हैं, दूसरों की बात को मानना तो दूर है भाई, सुनना भी ये लोग पसंद नहीं करेंगे। तो अब मुझे बताओ कि इसके विपरीत में क्या जाएगा? ठीक है, तो विपरीत में जाएगा डोसाइल। डोसाइल पीपल कैसे लोग हुए? जो बड़े सबमिसिव टाइप के होते हैं, ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, आपने बोला मान लेंगे, उनको परसुएड किया जा सकता है, तो दे आर परसुएसिव। बट ऑब्स्टिनेंट पीपल को एक्सटर्नल अफेयर से आप उनको ना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो ये इनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो डोसाई हुआ हमारा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। याद रखना है, अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना है। अच्छा, ये शब्द आ गया है, ये ना शायद मैंने आपको ये पूरा शब्द ही मैंने आपको समझाया था। इसका रूट वर्ड मैं आपको समझाती हूँ, चलिए आज। ये शब्द, इस शब्द के तो खैर हमसे स्पेलिंग पूछी है, और मैं इसकी ना मीनिंग भी आपको समझा देती हूँ। इस शब्द को ना तोड़ के देखिए। अगर इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो मुझे एक शब्द में से दो अलग अलग शब्द निकल के आ रहे हैं, वैने प्लस वॉल प्लस एल्स। देखो, अब वैने का मतलब ना, जब भी ये रूट वर्ड है, वैने एक रूट है और वॉल एक रूट वर्ड है। अगर वैने आपको कभी भी दिखाई दे तो वैने का रूट वर्ड है ये। अगर कभी भी शब्द के साथ में वैने लग गया तो मतलब कुछ पॉजिटिव की बात हो रही है, मतलब कुछ अच्छे की बात हो रही है। वैने वॉलन जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। और वॉल का मतलब होता है बोलना, मतलब वॉल का मतलब, नहीं वो एक एक देखो, इसी के ना, इसी के हिसाब से मैं आपको एक और शब्द बताने वाली हूँ, इसी रूट वर्ड से। इसका मतलब होता है विश करना, वॉल का मतलब हुआ विश करना। और एक और शब्द है बिल्कुल इसी रूट वर्ड से जुड़ा हुआ, बेनेडिक्शन। देखिए, इसको भी तोड़ देते हैं, बेने प्लस डिक्ट प्लस आई ओ एन। अब आप नोटिस कर सकते हैं, इस वाले शब्द में और इस वाले शब्द में भी बेने बेने एक साथ में लिखा है, तो मतलब ये भी गुड हो गया। डिक्ट का मतलब डिक्टेशन, हम लोग बचपन में डिक्टेशन हुआ करती थी हम लोगों की। डिक्टेशन का मतलब क्या हुआ? टीचर बोल रहा है और हम लिख रहे हैं, तो डिक्ट का मतलब होता है बोलना। और पीछे आई ओ एन लग गया, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। अच्छा, तो बेनेवोलेंस का मतलब ऐसा हुआ कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के लिए अच्छी अपने अंदर इच्छा रखते हैं ना, तो उनकी जो विश होती है दूसरे लोगों के लिए वो अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। वो दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। ये लोग दूसरे लोगों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा ही अपने मन में विचार रखते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं बेनेवोलेंस। और बेनेडिक्शन का मतलब क्या हो गया? ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के लिए अच्छा बोलते हैं, जैसे आशीर्वाद देते हैं, है ना, भगवान करे तुम खुश रहो, जिसे हम इंग्लिश में ब्लेसिंग कहते हैं। ब्लेसिंग शब्द तो बहुत कॉमन है, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन ब्लेसिंग का ही सिनोनिम हो जाएगा बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मतलब दूसरों के लिए अच्छा बोलना, बेनेडिक्शन।
दूसरों के लिए अच्छी वाली आप तो विचार रख रहे हैं, आपके मन में जो है दूसरों की तरक्की के विचार हैं, कुछ खराब करने का नहीं है, एनवी जेलेसी नहीं है आप लोग के अंदर, एंड दैट इज बेनेवोलेंस। तो ये दोनों शब्द अपनी कॉपी में लिख लीजिए। रूट वर्ड लिख लीजिए, मैंने आपको 3 रूट वर्ड बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो स्पेलिंग तो फिर इजी हो गई, वेने और वॉल और फिर ENCE, तो बेनेवोलेंस। देखो स्पेलिंग तो ठीक है मैंने आपको बता दी, बट ये शब्द भी इम्पोर्टेंट है, और इस शब्द से जुड़ा हुआ ये भी शब्द मैंने आपको बता दिया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ना बैने रूट वर्ड को लेते हुए ना हर एक बच्चा कम से कम एक एक शब्द मुझे बताएगा। एक एक और शब्द बताना, जैसे बेनेडिक्शन, बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंट, और भी क्या क्या इसको लेके शब्द। अच्छा चलो ऐसे करना, बेनेवोलेंस के ना मुझे आप लोग 2 सिनोनिम बताना। इसी से तो चीजें आगे बढ़ेंगी ना, एक एक शब्द जान लेने से कभी भी आप सोच नहीं सकते कि आपका CTL क्लियर हो जाएगा, नेवर। बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेनेवोलेंस समझ में आया, बेने मतलब गुड, वॉल मतलब इच्छा रखना। तो बेनेवोलेंस मतलब वो लोग जो अच्छे दूसरे लोगों के प्रति अपने जो विचार है वो अच्छे रखते हैं। बेनेडिक्शन मतलब वैसे लोग जो दूसरे लोगों के लिए अच्छा बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ब्लेसिंग भी कहते हैं ना। तो स्पेलिंग भी हो गई और आपको इन दोनों का मैंने मीनिंग भी बता दिया। ठीक है, तो करेक्ट स्पेल्ड हो जाएगा हमारा बेनेवोलेंस। अब पेपर में स्पेलिंग जो आती है, जैसे CPO के पेपर में 5 नंबर की स्पेलिंग पूछी जाती है। अब स्पेलिंग के लिए कोई अलग से तो आपको पढ़ाएगा नहीं, ना ही आप अलग से पढ़ेंगे। जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप शब्दों को याद कर रहे हैं, उसी समय स्पेलिंग को भी ध्यान में रखिएगा। तो आपका दूसरा 2 काम हो जाएंगे ना एक साथ में। स्मार्ट स्टडी यही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखो क्वेश्चन को ना स्किम करना चाहिए, स्किम मतलब थोड़ा फास्ट। एरर पूछ रहा है हमसे, ठीक है, एरर बता देते हैं। ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। अब इसमें जो एरर है वो वही बच्चे बता सकते हैं जिन्होंने ग्रामर तो पढ़ी है, बट बहुत डिटेल में उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ी है। यहाँ पे डायरेक्ट ग्रामर का एरर नहीं है, यहाँ पे जो एरर है वो कुछ और है। अगर मैं आपको समझाऊं, ऑल वर्क्स, यहाँ पे ये जो है आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया हुआ है ऑब्जेक्ट हमारे 2 चीज़ों के होते हैं। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। एक होता है वर्ब का और एक होता है प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला हर एक नाउन या प्रोनाउन वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। यहाँ पे ये ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ के आगे आने वाला तो शब्द ये प्रपोजिशन का हो गया। आपकी वर्ब कौन सी है? ये हैव आपकी यहाँ पे इसके लिए। देखो वर्क यहाँ लिखा है और इसकी वर्ब यहाँ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें ये सब नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वर्ब आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो आपकी हैव भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपकी इस शब्द के साथ में है। आपको पता है अगर हम एक शब्द में एस लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है, अगर उससे एस रिमूव कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। अपील मेरा ऑलरेडी नाउन है, मुझे जरूरत एडजेक्टिव की है उसको मॉडिफाई करने के लिए, मुझे नाउन की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये विदाउट एस की जरूरत है, मैं इसको बोलूंगी एस्थेटिक्स। तो मुझे मेरा वो रहेगा एस्थेटिक्स, मतलब एस्थेटिक। टिक पे जाएगा, टिक्स पे नहीं जाएगा, एस नहीं लगेगा, ओनली TIC पे जाएगा। आई नीड एडजेक्टिव एंड आई डोंट नीड नाउन। मुझे एडजेक्टिव की जरूरत है, मुझे नाउन की जरूरत नहीं है। तो नाउन नहीं चाहिए मुझे, एडजेक्टिव चाहिए मुझे, तो मुझे एस नहीं लगाना होगा, विदाउट एस रहना चाहिए। आप लोग मुझे ऐसे दो दो शब्द मुझे आप लोग बताइएगा, ऐसे 2 शब्द बताइएगा जिसमें एस लगाने से, जिसमें एस लगाने से मैंने अगर उसमें एस जोड़ दिया तो वो नाउन बन गया, और उसी शब्द में से मैंने एस रिमूव कर दिया तो वो एडजेक्टिव बन गया। अगर आप थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी करने लगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। देखो अगर हम सिर्फ ग्रामर की स्टडी करेंगे तो इसमें बच्चा कभी एरर नहीं बता सकता, क्योंकि कोई नाउन प्रोनाउन का एरर वैसा है ही नहीं। यहाँ एरर सीधा पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। ये अपील आपका नाउन है, नाउन को जो शब्द मॉडिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। और अगर मैं इसको विद एस के साथ में बात करूं, अगर मैं इस शब्द को एस के साथ में बात करती हूँ तो ये मेरा खुद एक नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, तो मुझे एडजेक्टिव की जरूरत है, तो इसमें से आप एस को हटाइए। तो आपका होमवर्क है, आप मुझे 2 शब्द बताएंगे जो एस लगाने से नाउन बनते हैं और एस हटाने से एडजेक्टिव बनते हैं। तो
इस प्रकार जो आपका एरर है वो ऑप्शन नंबर सी में आपकी गलती है। बाकी मैंने आपको एडिशनल बात बता दी, सब्जेक्ट कौन है, उसकी वर्ब कौन है, बीच में क्रिएटिव राइटिंग क्या है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए, ना शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। टीचर भी मोटिवेट होगा, आपको भी इंजॉय आना। कंपटीशन लगा वो अपने दोस्त के साथ में कि उसके कितने सही हुए और आपके कितने सही हुए। चलो अब इसी बात पे मुझे पांचवा वाला बताओ। बहुत कुछ, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो बहुत सारे रूल्स आप कवर कर लेंगे ही प्रैक्टिस सेट में। और ये रियल पेपर है हमारे, कोई बस नॉर्मल नहीं है, रियल पेपर है। आई होप रीड तो कर ही लिया होगा, है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो, प्रोनाउन में हम लोगों ने ना ऑर्डर पढ़ा हुआ है। प्रोनाउन चैप्टर में हमने ऑर्डर पढ़ा है। ऑर्डर में क्या होता है कि अगर हम एक अच्छी बात है ना, जो पॉजिटिव सेंस वाली बात है, तारीफ है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में कोई सेंटेंस है, तो उसमें हम जो आपके पर्सन का ऑर्डर फॉलो करते हैं वो 2 3 1 होता है। मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन आपका कौन होता है? लिसनर। थर्ड पर्सन कौन हुआ? और जिससे हम बात कर रहे हैं। लिसनर ना बोल के बेटर रहेगा ये बोलना जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं ना, टू whom वी आर टॉकिंग, जिससे हम बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन इज अबाउट whom वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड फर्स्ट पर्सन इज योर स्पीकर, फर्स्ट पर्सन इज योर स्पीकर। तो ऑर्डर क्या रहता है आपका? 2 3 1 व्हेन योर सेंटेंस इज पॉजिटिव। जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होता है या कोई तारीफ हो रही होती है तो ऑर्डर हम 2 3 1 फॉलो करते हैं। और बट जब आपके सेंटेंस में थोड़ा कुछ नेगेटिव बात आ गई है, ब्लेम ब्लेम हो गया है, कुछ खराब हो गया है, तो ऑर्डर चला जाएगा 1 2 3। पहले आप, जिसने स्पीकर है वो आगे आएगा, फिर जो वहाँ पे खड़ा है वो आगे आएगा, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बाद में उसको आरोप लगाएंगे। अच्छा, इस सेंटेंस को रीड करो। आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर द बेस्ट कपल एट द पार्टी। पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक है, कोई इसमें अच्छी बात हो रही है कि मुझे और मेरी पत्नी को डिक्लेयर किया गया, हम दोनों पार्टी के बेस्ट कपल थे। पॉजिटिव सेंटेंस है, अच्छी तारीफ हो रही है ना, कपल बेस्ट बन जाएगा तो तारीफ ही हुई है, यहाँ पे बुराई कुछ नहीं है। जब तारीफ हुई है, बुराई नहीं हुई है, तो आपको 2 3 1 ऑर्डर फॉलो करना है। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें टू तो है ही नहीं। देखो, अगर 2 3 1 में से मान लो कोई पर्सन गायब हो गया, 2 गायब हो गया तो 3 1 ऑर्डर फॉलो हो गया। अगर मान लो 3 गायब हो गया तो 2 1 फॉलो हो गया। तो ये तो बेसिकली बात है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपका कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है? 3 और 1 आ गया यहाँ पे, तो 3 1 लगा दो, मतलब मेरी वाइफ और मैं। ऑर्डर क्या बनेगा? माई वाइफ एंड आई। क्योंकि ये देखो, आई हो गया था आपका फर्स्ट पर्सन ना, तो इसको पीछे पहुंचाना है। माई वाइफ हो गई थर्ड पर्सन, तो हमें ऑर्डर लगना होगा 3 1, है ना। 2 3 1। तो 2 3 1 में देखो, 1 तो पीछे ही रहेगा, तो 1 पीछे रहा, फिर 3 आया, और अगर 2 होता तो आगे चला जाता ना। तो इसीलिए आपका जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर है। तो वो आपको मैंने समझा दिया। और माई वाइफ एंड आई जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब आ गई, वर्ड डिक्लेयर्ड। अच्छा देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर इज एम आर, जो बी की फॉर्म्स होती हैं, बी की फॉर्म्स में इज एम आर वॉज वर अगर हम बात करें, तो बी की फॉर्म्स के साथ में अगर आई एन जी है, दैट इज योर एक्टिव वॉइस। बट इफ विद द बी फॉर्म्स we are using the third form of the verb, that means that tense is of passive voice। तो देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर आया है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये मेरा पैसिव वॉइस है, क्योंकि हमने खुद को डिक्लेयर नहीं किया है ना अपने आप को। यहाँ पे सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट है, हम लोग ये ऑब्जेक्ट है ना, किसी और के द्वारा हमको डिक्लेयर किया गया था ना बेस्ट। ये सब चीजें जब आप पढ़ते हुए ऑब्जर्व करोगे, प्रैक्टिस मीन्स सिर्फ आंसर टिक कर देना नहीं होता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है हर एक चीज को नोटिस करना कि ये क्यों आया। एरर तो ठीक है, बट एरर के अलावा भी देखो कि ये चीजें क्यों आई हैं। ठीक है। और देखो, एट क्यों आया है? एट इसलिए आता है जब भी कोई एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है तो उसके साथ एट आता है, और पार्टी एक एग्जैक्ट लोकेशन हो गया तो वहां पे एट आ गया है हमारा। तो जब भी कोई एग्जैक्ट लोकेशन होता है ना, जब एग्जैक्ट लोकेशन होता है तो उसके साथ में क्या आता है? एट का प्रयोग करते हैं। देखो, आपको इसके साथ में जितनी भी एडिशनल बातें थी वो बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
चलो फटाफट से रीड करो। ये वाला एरर मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें आया है, हमने किसी दूसरे में कर किया था, यही सेम चीज पढ़ी है। चलो बताओ। हम्म, कुछ बच्चों के सही हैं, कुछ गलत है। देखो, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर टू फार्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। जो बच्चे रेगुलर होते हैं वो बस रीड करते ही समझ जाते हैं कि एरर कहाँ है। मैंने आपको एक बार बताया था, हम कोई सेट सॉल्व कर रहे थे, एक होता है फार्दर और एक होता है फर्दर। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन रिपीट करने लगा अभी से। अच्छा देखो यार, इन दोनों के साथ में ई आर लगा हुआ है, तो दैट मीन्स कि दोनों कंपैरेटिव डिग्री है। जब हम कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री है। अच्छा, फार का मतलब होता है डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? जो फिजिकल डिस्टेंस होता है ना, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो एक्चुअली में जो फिजिकल डिस्टेंस होता है दैट इज योर फार। मतलब एडिशनल हो गई ना, डिस्टेंस आ गया यहाँ पे। लेकिन जो ये फर्दर है ना, फर वाला, एक्चुअली जो फिजिकल डिस्टेंस के अलावा अगर आप कोई भी एडिशनल चीज को बात कर रहे हैं, एनीथिंग एडिशनल, कोई भी एडिशनल चीज, फिजिकल डिस्टेंस नहीं आना चाहिए। आप मेरे पास में आए, मैंने आपको आपको मैंने समझाया, समझा दिया, उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि कोई और क्वेरी है आपको, तो मैं क्या बोलूंगी, फार्दर या फर्दर। आपसे मैं पूछ रही हूँ एनी एडिशनल क्वेरी, आपको कोई और क्वेरी है, आपको मुझसे कुछ और पूछना है, सो यू वांट टू नो एनीथिंग, आप और भी मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, फर्दर आपको मुझसे कुछ और जानना है। तो फर्दर का मतलब होता है जब हम इस चीज के और भी कुछ आप जानना चाहते हो ना, एनीथिंग एडिशनल। और फार्दर का मतलब होता है एक्चुअली वाला डिस्टेंस, 4 किलोमीटर। अरे यार, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं और डिस्टेंस नहीं कवर कर सकती, डिस्टेंस नहीं कवर कर सकती, फार्दर। आपको कुछ और चाहिए, फार देखो यहाँ पे कह रहे हैं, ऑथर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि, क्या कहा है उन्होंने, दैट देयर वर टू मोर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। मतलब उनके दो और वॉल्यूम्स हैं। अगर मैं एक बात बता दूं, मैं इसे एडिशनल सिंपली बोलूं तो दो और किताबें हैं जिनको वो पब्लिश करने वाले हैं। डिस्टेंस आया कहीं भी, फिजिकल डिस्टेंस आया नहीं, कौन सा आया, दो और एडिशनल किताबें हैं जिनको उनको पब्लिश करनी है। तो फर्दर फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, फर्दर यानी कुछ और एडिशनल की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में गलती है। देन आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताना है, फिलर का क्वेश्चन है, तो फिलर को फटाफट से फिल करिए। पार्शियल विक्ट्री इज समटाइम्स ऑल वी कैन होप टू। अगर हम जीत रहे हैं ना, तो पार्शियल विक्ट्री अगर हम चाहते हैं, लाइक एटलीस्ट अगर पूरी तरीके से ना जीते तो कम से कम इतना इतना तो कम से कम मुझे मिल जाए, कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना मिलने से तो भला है कुछ ही मिल जाएगा। तो अरे यार, अगर मैं पूरी तरीके से नहीं जीत रही ना, तो अगर मुझे कंप्लीट विक्ट्री नहीं मिल रही है, तो एटलीस्ट मुझे पार्शियल विक्ट्री तो मिल ही जाएगा। तो समटाइम्स हम, अगर हमें हम नहीं पूरी तरीके से नहीं जीत पा रहे, तो हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट पार्शियली तो हम लोग जीत ही जाएं। तो अ पार्शियल विक्ट्री समटाइम्स ऑल वी कैन होप टू गेन। यार देखो, ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता, सफर है, हम लोग, हम खुद अपनी दिमाग में रखेंगे कि मैं एटलीस्ट पूरा ना हारूं तो मैं आधा तो हार ही जाऊं। ऐसे कौन सोचता है? ये सोचेगा ना इंसान की यार मैं पूरा नहीं जीत पा रहा, तो कम से कम आधा तो मैं जीत ही जाऊं। मेजोरिटी में अगर हमारी सरकार नहीं बन रही है, तो एटलीस्ट हमारा गठबंधन से तो बन ही जाए। तो यही हुआ ना, इंसान जीतने के बारे में बोलेगा, हारने के बारे में बोलेगा, तो गेम के बारे में बोलेगा, अपना हार सफर क्यों करना चाहिए। तो पार्शियल विक्ट्री समटाइम्स ऑल वी कैन होप टू गेन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही है। नेक्स्ट, माय फादर हैज बीन एडवाइज्ड। ओके, नाउ आई एम आस्किंग, आप मुझे इन दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंस बताइए। नाउ प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स।
यस। अब अगर मुझे ये जानना है, देखो यहाँ पे ये एस वाला लगाया हुआ है ना, आपको पता है अगर एक और एरर बन सकता था, अगर यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख देते, अगर इसको ऐसे करके लिख देते तो आपका ये एरर बन जाता। पूछिए क्यों? क्योंकि हैज बीन इसके बाद में हमारा वर्ब चाहिए हमको, राइट? और ये जो सी वाला होता है ना, ये होता है नाउन, और जो एस वाला होता है ये होता है वर्ब। अगर मुझे नाउन नहीं चाहिए, मुझे वर्ब चाहिए, जो वर्ब की जरूरत है, तो मैं एस वाला लगाऊंगी। लेकिन मैं कह रही हूँ उसकी सलाह हमेशा मेरे लिए फायदे की रही है, तो मुझे उसकी सलाह, यहाँ पे मैंने उसकी नाउन की बात करी, जैसे कि मैंने कहा हिज कार। देखो हिज कार, हिज कार, कार मेरा नाउन है, तो ऐसे ही मुझे उसकी सलाह, एडवाइस। सी वाले का मतलब होता है सलाह, और एस का मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना। तो हम यहाँ पे सलाह की बात कर रहे हैं, नाउन फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जब मुझे नाउन की जरूरत होगी तो आप सी लगाएंगे, जब मुझे वर्ब फॉर्म की जरूरत होगी तो हम एस लगाएंगे। अब अगर हमें कंफ्यूजन हो जाता है तो याद कैसे कर सकते हैं, देखिए आप ऐसे याद कीजिए, इन दोनों में सिर्फ एक एक लेटर का ही डिफरेंस है, तो उस लेटर को अगर हम पहचान लिए तो गलती नहीं होगी। आपने बचपन में सबने कार्टून नेटवर्क तो जरूर देखा होगा ना, तो कार्टून नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क पे बहुत सारे शोज आते थे। अभी तो फिलहाल नहीं याद आ रहे हैं कौन कौन से आते थे। कार्टून नेटवर्क, तो सी एन, जो सी है, जिस जिस स्पेलिंग के अंदर सी है वो जाएगा एन के साथ में, कार्टून के साथ हमेशा नेटवर्क जुड़ेगा। तो सी वाला एन हो गया, तो मतलब सी, अगर यहाँ पे सी लगा हुआ है तो गलत हो गया, क्योंकि मुझे तो नाउन नहीं, मुझे वर्ब चाहिए। तो सी एन हो गया, तो एक बचा हुआ वर्ब है, उसको वर्ब से जोड़ दो, ऐसे याद रख लो। ऐसे याद रख लो कि सी और एस का डिफरेंस है, तो सी पहले आता है, वैसे ही एन और वी में एन पहले आता है। तो जिस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, आपको लर्न करके रखना है। तो मेरे फादर को एडवाइस, माय फादर हैज बीन एडवाइस, उनको एडवाइस क्या है, उनको ये सलाह दी गई है, उनको इस चीज की सलाह दी गई है कि वो क्या कर दें, अपनी जो उनकी स्मोकिंग की हैबिट है उसको क्या कर दें, कट डाउन। कट डाउन करने का मतलब होता है आपका कर्टेन कर देना, मतलब उसको कम कर देना, है ना? कर्टेन कर दिया, उसको कम कर दिया। और कटिंग का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना। कटिंग का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट करना, ठीक है? कट ऑफ का मतलब होता है जैसे लाइट कट ऑफ हो जाती है ना, तो ब्रेक हो जाना ना, फ्लो का, करंट फ्लो ब्रेक हो गया, दैट इज कट ऑफ। कट डाउन ना, उनको अपनी जो वो उनका स्मोकिंग की हैबिट है ना, उस हैबिट को उनको कर्टेन करना होगा, कम करना होगा, सबसाइड करना है ना, उसको सबसाइड करना मतलब कम करना, तो वो उसको उस हैबिट को क्या कर दे, कम कर दे, दैट इज कट डाउन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही रहेगा। डोंट वरी, हम फ्रेजल वर्ब्स का भी धीरे धीरे सब कुछ करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स भी हम लोग सीखेंगे। आ जाओ। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम, इट वॉज क्वाइट एन डैश, मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी और एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं उससे मिलूंगा। अगर हम किसी से उम्मीद ना करें और वो काम हो जाए, अगर वो काम की आपने उम्मीद नहीं की है और वो काम हो जाए, तो यार वो काम कभी भी इंटेंशनल कैसे हो सकता है? इंटेंशनल का मतलब तो जानबूझ के होता है, इंटेंशनल तो हो नहीं सकता। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम आपस में मिलने वाले हैं तो हमने एक प्लान बनाया है, उस प्लान को हमने एग्जीक्यूट करना है, तो हमने एक ऑर्गेनाइज किया है प्लान, मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज की। यूनिक का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यार जो काम आपकी बिना उम्मीद के हो रहा है, जैसा आपने सोचा नहीं था वैसा हो रहा है, तो अनएक्सपेक्टेड चीजें कैसी होती हैं, एक्सीडेंटली तो होती हैं। तो देखो ये चीज तो आप सबको समझ के भी आप माफ कर सकते थे कि मैंने उम्मीद नहीं की थी उससे मिलने की, तो हमारी जो मीटिंग थी वो कैसी थी, एक्सीडेंटल मीटिंग थी। तो इससे आप समझे इंटेंशनल तो जानबूझ के, ऑर्गेनाइज भी आप कह सकते हो, हम प्लान करते हैं। यूनिक का तो कोई इस ऑप्शन से लेना देना भी नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करो। 10 से 12 में हमें क्या बताना है, आ डार्क हॉर्स।
डार्क हॉर्स, घोड़ा कैसा है? डार्क। डार्क लोग जो होते हैं ना, मतलब जो लोग बड़े मिस्टीरियस होते हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं होता कि उनके दिमाग में क्या बात चल रही है। कहते हैं ना, इसके बारे में नहीं पता भाई कि इसके दिमाग में क्या बात चल रही है। तो एक्चुअली में ना हमेशा याद रखिएगा कि ईडियम का लिटरल मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैम डार्क हॉर्स, हॉर्स है एनिमल, एनिमल है डार्क मतलब काला, तो एक कुछ जंगली जानवर हो गया, नहीं नहीं नहीं, ईडियम का लेना देना नहीं होता डायरेक्ट। ब्लैक हॉर्स से कोई लेना देना नहीं है ना। अब यहाँ से आ जाएगा अनवर्दी एंट्री। अनवर्दी का मतलब हुआ अम, लायक नहीं है वो। अब वर्दी नहीं है, लायक, वर्दी मतलब लायक, अनवर्दी मतलब लायक नहीं है उस चीज के। यह है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर का मतलब होता है कि सबसे आगे दौड़ रहा है, रेस हो रही है, कोई कंपटीशन हो रहा है और उस कंपटीशन में सबसे आगे है वो। तो याद रखिएगा, अगर कोई चीज ना डार्क है, अंधेरे में, मुझे नहीं पता चल रहा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है जीतने की, तो आपको वो मिस्टीरियस पर्सन है ना। और मिस्टीरियस पर्सन के आप देख जानते हैं ना कि जो चीजें ज्यादा बोलती हैं वो सच नहीं होती, और जो लोग शांत रहते हैं ना वो बड़ा कुछ अपने ब्रेन में प्लान करते रहते हैं, उनका दिमाग बड़ा शातिर होता है। और शातिर लोग आखिरकार जीत ही जाते हैं। तो डार्क क्यों है? कैसा है वो इंसान? अब ये हॉर्स ना, जो इसका मालिक है, वो इस हॉर्स को लोगों के सामने नहीं आने देता तब तक जब तक कंपटीशन शुरू ना हो जाए। इस हॉर्स के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई पार्टिसिपेंट होने वाला है। अब मान लो आपके दोस्त ने बताया ही नहीं कि वो भी उस रेस में आ रहा है, मतलब कंपटीशन में हो गया, किसी भी क्लास में हो गया। मान लो एक बच्चा है, हमेशा क्लास में सोता रहता है, बहुत लेथर्जिक है, इनएक्टिव है ना, स्लगिश टाइप का है। और जब मैंने टेस्ट लिया तो भाई साहब उस बच्चे के सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा हमारी क्लास का डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स का मतलब हुआ कि आप मिस्टीरियस हो, मिस्टीरियस हो, लेकिन ऐसे हो कि आप जब बाहर निकल के आए तो आप सबसे आगे दौड़ रहे, है ना। लोगों को सुनाना नहीं है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, जब कंपटीशन होगा तो हम सबसे आगे दौड़ेंगे। तो हॉर्स कैसा है? डार्क है, उसके मालिक ने उसको फ्रंट में नहीं आने दिया, लेकिन जब रनिंग होगी तो सबसे तेज दौड़ेगा। तो ये हो गया फ्रंट रनर, मतलब सबसे आगे निकल गया। याद रखना है डार्क हॉर्स को। ठीक है, डार्क हॉर्स क्लियर हुआ। डार्क हॉर्स का मतलब हुआ, आप कहोगे कि अनएक्सपेक्टेड विनर। डार्क हॉर्स में ऑप्शन बनता है अनएक्सपेक्टेड विनर, ऐसा विनर जो लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उम्मीद ही नहीं की थी कि ये जीत जाएगा। तो फ्रंट रनर हो गया है हमारा। अनवर्दी नहीं होता भाई साहब, अनवर्दी से इसका कोई लेन देन नहीं है। देखो ईडीएम को ना जैसे तैसे करो, बट याद करो यार, आगे बढ़ना है हमें, आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके प्लान के ऊपर मैं ठंडा पानी फेंक दूं, अगर आप सुबह ही सुबह सो रहे थे, सपने देख रहे थे, हाय, अभी तो सर्दी का मौसम है, मस्त मस्त सपने आप देख रहे हो, मॉर्निंग में ना मजा आ रहा है, और क्लास का टाइम हो गया है, क्लास का टाइम हुआ, आपका अलार्म बजने लगा, तो आपके सपने को उसने एंकरेज किया होगा या डिस्करेज किया होगा? बताओ। सपने को तोड़ दिया ना उसने, तो एंकरेज करना मतलब बढ़ावा देना। तो भाई पानी ठंडा फेंक देंगे किसी के सर के ऊपर तो वो एंकरेज कैसे हो जाएगा? एंकरेज नहीं हो सकता है, एंकरेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? उसको हमने क्या कर दिया? डिस्करेज कर दिया। उसको हमने क्या कर दिया? हमने उसको, उसके मोराल को, उसकी जो मोराल मोराल है, उसका जो एंथुजियाज्म है, उसको हमने डाउन कर दिया। तो डिस्करेज कर दिया हमने उसको। तो थ्रो कोल्ड कोल्ड वाटर, किसी के ऊपर ठंडा पानी भर के डाल दोगे तो आप उसको क्या कर दोगे? डिस्करेज कर दोगे, मतलब उसके प्लान को आपने ठंडा कर दिया, उसके प्लान के अंदर जो उसके अंदर जोश था, आपने उसको ऐसी ऐसी बातें बताई कि वो डर गया ना, आपने डरा दिया उसको। और डरा देने की इंग्लिश क्या होती है? डरा देने की इंग्लिश क्या होती है? इंटिमिडेट। डरा दिया उसको, आपने डोंट कर दिया, DAUNT, डीमोरलाइज कर दिया उसको। ठीक है, आपने क्या कर दिया बेचारे को? उसके जो जोश था उसकी बॉडी में, आपने उसको कम कर दिया। थ्रो कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डाल के आपने उसके प्लान को, उसकी एनरवेट, एनरवेट भी आप लगा सकते हो। एनरवेट का मतलब होता है धीरे धीरे स्ट्रेंथ का कम होना, धीरे धीरे एनर्जी का डाउन चले जाना, दैट इज कॉल्ड एनरवेट। ठीक है।
तो किसी को अगर आप ऐसी बात बोलोगे तो उसका तो मोराल अपने आप ही लो चला जाए। बट इन प्लीज याद रखिएगा, ये तो कुछ देख के तो हम समझ नहीं सकते, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बट इन का मतलब होता है बिना बुलाए, बिना बुलाए दूसरों की बातों में घुसते हैं और उनको इंटरप्ट करते हैं ना, बीच बीच में आप क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो, बीच बीच में आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड बटिंग। आई डोंट लाइक हिज दिस हैबिट, ही ऑलवेज बट्स इन। वो हमेशा दूसरों की बातों में आके घुस जाता है, मुझे उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज डोंट बट इन माई कॉन्वर्सेशन, मेरी बातों में आप प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। सो बटन का मतलब होता है इंटरप्शन, सो द बटन इज मीन्स टू इंटरप्ट। तो आई होप ये याद रखना है, इसको कोई लेन देन नहीं है, आप तोड़ फोड़ नहीं पाओगे, इसको सीधा याद रखो, बटन मीन्स टू इंटरप्ट। नेक्स्ट वर्ड, क्या करना है, डायरेक्शन देखो क्या बोला है, डायरेक्शन में क्या बोला है इसमें। अच्छा अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, चलो बताओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक नैरो, चलो रीड करो। कर लिया, आ जाओ। नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू बॉडीज ऑफ लैंड मास। अच्छा, मतलब एक नैरो मतलब पतली सी एक लैंड है जो दो लैंड को, दो लैंड को आपस में जोड़ रही है। मान लो एक ये एक बॉडी है हमारी, और एक ये इस तरीके से है, और फिर ये दूसरी एक कुछ इस तरीके से बॉडी है, इसको कनेक्ट कर रही है। तो इस वाले इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, तो वो लाइन जो दो लैंड्स को आपस में कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम इस्थमस। याद रखना होगा ये चीज। ये तो देखो लर्न करने वाली बात है, इसमें आपको मैं, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऐसा कुछ है नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको क्या दूंगी इस चीज के लिए। एक एनिमल है जो क्या करता है, दूसरों के ऊपर अटैक करके ही जिंदा रहता है, मतलब दूसरे एनिमल्स को मार के खाता है और फिर वो जिंदा रहता है, ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, देखो, अग्रेसर, और टर्म अग्रेसर और अटैकर। अग्रेसर मतलब गुस्सा करने वाला व्यक्ति, अग्रेसर मतलब जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, अटैकर मतलब जो दूसरों के ऊपर हमला करता है, वो हो गया। और प्रीडेटर वो एनिमल्स होते हैं, प्रीडेटर्स आपके वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों के ऊपर हमला करते हैं, मतलब उनको अपना शिकार बनाते हैं और फिर उनको खाते हैं। तो प्रीडेटर्स आपके वो जानवर होते हैं जो कैसे लिव करते हैं, जिनका सोर्स ऑफ लिविंग क्या है, दूसरे एनिमल्स के ऊपर, दूसरे एनिमल्स का शिकार करके। तो दूसरे एनिमल्स को वो हार्म पहुंचाते हैं, मतलब उनको उनको मार देते हैं और फिर उनके फ्लैश को खाते हैं, और उन एनिमल्स को हम कहते हैं प्रीडेटर। अग्रेसर एंड अटैकर्स आर द पीपल, दोज पीपल, अटैकर्स आर दोज पीपल हु अटैक, जो अटैक करेंगे भाई, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको हम कहेंगे अटैकर। और अग्रेसर मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव लोग होते हैं, ठीक है। प्रीडेटर याद रखना है इसके लिए। गवर्नमेंट और रूल, गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारी, हमारे यहाँ बताना, हमारे इंडिया में कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, हमारी वाली जो गवर्नमेंट या रूल है उसको क्या कहते हैं। देखो, मोनार्की, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी एंड ऑटोनॉमी, इन चारों का मतलब जान लेते हैं हम लोग। मोनार्की होती है जहाँ पे राजा रानी शासन करते हैं, मोनार्की होती है जहाँ पे राजा रानी का शासन होता है, किंग एंड क्वीन जहाँ रूल करते हैं, दैट इज योर मोनार्की। ऑटोक्रेसी क्या होती है, ऑटोक्रेसी एंड ऑटोनॉमी और ओलिगार्की, जो आपकी स्मॉल पीपल्स के द्वारा रूल किया जाएगा। जो इस देखो, ऑटोक्रेसी उन लोगों को कहते हैं जो लोग हाई क्लास पीपल होते हैं ना, हाई क्लास पीपल, जो मतलब जो वर्दी पीपल हैं, जो बिजनेस पर्सन है, बहुत अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, तो उनको वो ऑटोक्रेसी वाली गवर्नमेंट हो जाएगी, जो मतलब जहाँ पे जो रूल करने वाले लोग हैं वो कैसे हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो लोग रूल कर रहे हैं, दैट इज ऑटोक्रेसी। मोनार्की हो गई जहाँ राजा रानी रूल रूल करते हैं। ऑटोनॉमी हो गई जिसमें एक ही इंसान है, ऑटो मतलब सेल्फ, तो मतलब वहाँ पे सेल्फ ही रूल चल रहा है बहुत, ठीक है। हमारी आप एग्जाम्पल बताइएगा ऑटोनॉमी के लिए।
और ओलिगार्की होती है यहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते हैं, तो दैट इज ओलिगार्की। और मोनार्की में राजा रानी एंड ऑटोक्रेसी में जो हाई क्लास पीपल होते हैं वो लोग रूल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, 16 से 20 आया है, इसमें हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सलमान एंड द अदर एक्टर्स ड्रो थ्रू द फॉरेस्ट। सलमान और बाकी जो एक्टर्स हैं वो ड्राइव करके गए फॉरेस्ट से। तो थ्रू द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट से ड्राइव करके गई, इस पार से उस पार, जंगल से होते हुए गई, है ना। तो जंगल है ये, मान लो। अब हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक रास्ता है, आपको जाना है यहाँ, ये आपका घर है और ये रोड है यहाँ से है। और अब जो आपको यहाँ जाने के लिए ये आपको फॉरेस्ट से होते हुए जाना पड़ेगा, तो थ्रू द फॉरेस्ट हो जाएगा। तो थ्रू द फॉरेस्ट मतलब जंगल से होते हुए, तो मुझे तो यहाँ कोई इशू नहीं है फिर। तो अमंग, अमंग कैसे लगाएंगे? अमंग का मतलब होता है ना, जब हम दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब हम बात कर रहे हैं, तो अमंग स्टूडेंट्स हो जाएगा ना, स्टूडेंट्स के बीच में, जंगल के बीच में नहीं होगा। अमंग हो गया जब दो से ज्यादा कंट्रीज की बात होगी, बट द नाम वहां पर मेंशन होना चाहिए, वहां बिटवीन आ जाएगा अदरवाइज। ठीक है, तो थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से होते हुए वो लोग निकल के गए, थ्रू द फॉरेस्ट एकदम सही है। नेक्स्ट क्या होगा? यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। देखो, अब जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को, वो मुझे बता सकते हैं आंसर, और आप मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, गलती कहाँ है। ठीक है, अब देखो, याद रखिएगा, ये जो अनलेस शब्द है ना, ये एक कंडीशन देता है। ये एक आपका जो शब्द है, ये आपका एक कंडीशनल वर्ड है, मतलब ये एक शर्त लगा देता है। ठीक है, जब ये शर्त लगा देता है ना, तो अनलेस के साथ में और अनटिल के साथ में ना क्या चीजें याद रखनी है? अनलेस और अनटिल जिस क्लॉज में इस्तेमाल हुआ है, अनलेस और अनटिल जिस क्लॉज में इस्तेमाल हुआ है, उस क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस क्लॉज में आपका अनलेस अनटिल का इस्तेमाल हुआ है, उस क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत सिंपली आपको मैं एकदम और इजी लैंग्वेज में समझाऊं, अनलेस अनटिल यहाँ है तो उसका राइट हैंड साइड, अनलेस अनटिल के राइट हैंड साइड वाला जो उसका क्लॉज है, क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एक साथ में आना। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ये है और ये डू नॉट वर्क, ये डू, ये और ये मिलके, ये हेल्पिंग और मेन मिलके आपका नॉर्मल, आप इसे वर्क कह सकते हो। ठीक है, अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते, प्लीज कॉपी में नोट डाउन कीजिए इस बात को। अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है जब तक नहीं। अनलेस में ऑलरेडी नॉट है आपका, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट हिडन होता है, वैसे ही जरूरी नहीं होता कि जो चीज सुनाई पड़ रही है उसको वैसे ही लिखा जाए। ठीक है, अनलेस के अंदर ऑलरेडी नॉट छुपा हुआ है, तो फिर यहाँ पे डोंट का मतलब होता है डू नॉट। ओके, डोंट का मतलब होता है डू नॉट, तो नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा तो फिर डू आएगा क्या? अब हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा सेंटेंस टाइप ऑफ टेंस होना? प्रेजेंट में। अगर पास्ट है वो, तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। अगर देखो सवाल तो पूछ नहीं रहा है, सवाल पूछ नहीं रहा, नॉट लगाना नहीं है, तो इस डू का भी कोई काम नहीं है, तो इस पूरे को हटाओ। कैसे पढ़ेंगे इसको? यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे, कब तक? जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, एज यू नो कि जो वर्क यू है हमारा, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी तो वर्क ही रहेगा, वर्क नहीं रहेगा। तो इस प्रकार जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। याद रखिएगा, अनलेस और अनटिल के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं करते, उसके वाले क्लॉज में अनलेस और अनटिल का इस्तेमाल नहीं होता। पूरे सेंटेंस में नहीं, तो पूरे सेंटेंस का नहीं बोला मैंने, अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज के लिए बोला है। आप ये मत सोचिए कि मैम यहाँ तो नॉट का इस्तेमाल हुआ है, बेटा इसका जो असर है ना वो इधर पड़ेगा। अनलेस का जो प्रभाव है वो उसके राइट हैंड साइड में, उसके वाले क्लॉज में पड़ेगा। पीछे क्या हुआ है वो आपको ध्यान नहीं रखना है। मैं इसको ऐसे भी बोल सकती थी, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ उसका इफेक्ट रहेगा और कहाँ नहीं रहेगा।
नाउ लेट्स मूव ऑन। एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश है, प्लीज कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड हैज अ टूथ एंड कैन नॉट ईट, और कुछ खा नहीं पा रहा। अच्छा ये बताओ यार, जो ये हैज है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? ये आपका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना कि हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है तो हैज और हैव को लेकर मेन वर्ब के रूप में कम से कम 3 से 4 सेंटेंस बना के भेजो। चलो, माई फ्रेंड हैज अ टूथ एंड कैन नॉट ईट, और कुछ भी खा नहीं पा रहा है। कैन नॉट ईट एनीथिंग, कैन नॉट ईट एनीथिंग। जो नेगेटिव होते हैं उसके साथ में हम एनीथिंग का प्रयोग करते हैं, और जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस जिनके साथ में नो, नेट, नॉट, नेवर का इस्तेमाल नहीं होता, उनके साथ हम समथिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कैन नॉट है इसलिए आपका एनीथिंग। तो माय फ्रेंड, मेरे मेरे दोस्त को उसके दांत में दर्द हो रहा है, इसलिए वो कुछ भी खा नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो अपनी कॉपी में इस शब्द को लेके। इन कहाँ लगाएंगे और टू कहाँ लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे समझो, ये है हमारी इंडिया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो, अब इंडिया को ये मत कहना कि मैम इंडिया ऐसी कब दिखती है। अगर मैं ऑन एन एवरेज जनरल सेंस में बात करूँ तो थोड़ी सी तो यार इस तरीके से बना सकते हैं ना। अब मैं पूरा मैप कैसे बना के दिखाऊं, तो मान के चल लो ऐसे कुछ मैंने बना दिया, थोड़ा सा होगा ना, डायमंड शेप है हमारे इंडिया का, थोड़ा सा मान लो, मेरे लिए प्लीज मान लो ये इंडिया है। और अगर इस इंडिया की मैं बात करूं और यहाँ पे अगर हम अपने साउथ में जाएं, तो हम अपने केरला की बात करते हैं। ठीक है, अगर और मैंने थोड़ा सा और मैं नीचे चली जाऊं तो मैं श्रीलंका की बात करती हूँ। एक मैंने बात की, एक मैं बात कर रही हूँ केरला की, और एक मैं बात कर रही हूँ श्रीलंका। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि जो केरला है वो इंडिया के साउथ में है, एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ। और जो ये है श्रीलंका भी तो इंडिया के साउथ में है। तो क्या दोनों के लिए सेम प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? नहीं। जब आप जो चीज उस कंट्री के ही विदिन में है ना, अगर आप जिस चीज की बात कर रहे हो, जिस प्लेस की बात कर रहे हो, वो उस कंट्री के अंदर ही है, उस कंट्री के अंदर ही है, तो वो उसके अंदर आ गया। और अंदर आने का मतलब है जब हम एक कमरे के ऑलरेडी अंदर हैं, हम उस वॉल्यूम के अंदर हैं, और उस एरिया के अंदर है। इंडिया का जो ये एरिया है, इंडिया का जो ये वॉल्यूम है, उसके हम अंदर हैं। अंदर वाले के साथ लगाते हैं इन। अब श्रीलंका अलग हो गया, भारत अलग हो गया, श्रीलंका अलग है, भारत अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो इन दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट हो गया, दोनों के बीच में ब्रेक आ गया है, तो आप लगाओगे टू। तो अफ्रीका इज, क्या अफ्रीका यूरोप में ही है या ये अलग अलग है? तो साउथ ऑफ यूरोप, ये उसके अलग है ना, उसके अलग है तो आएगा टू। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी में समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर जिस प्लेस की, जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कॉन्टिनेंट की बात करूँ, तो वो कॉन्टिनेंट, एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज होती है, सेम कॉन्टिनेंट के अंदर है वो कंट्री, है ना, तो वो आएगा टू। डिफरेंट में चला गया तो आ जाएगा टू। डन, नोट डाउन करो अपनी कॉपी में, आगे बढ़ो। अब आगे देखो यहाँ पे, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चला गया। लता, या तो लता या माला हैव डन, मतलब या तो लता ने ये काम किया या फिर माला ने ये काम। अब यार देखो यहाँ पे क्या है, आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसी बातें हैं, ये ऐसे पेयर हैं जिसमें हम समझ नहीं पा रहे ना। अब यहाँ पे खुद कह रहा है या तो लता फिर या माला, मतलब दोनों में से कोई एक ने ही किया है, दोनों ने तो काम किया है। आइदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। या तो एक ही तो रहेगा ना, एक ही रहेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन है, अनप्रडिक्टेबल, मतलब डिसाइडेड नहीं है, अनडिसाइडेड सब्जेक्ट है। तो फिर क्या करते हैं ना, जब अनडिसाइडेड है तो जो वर्ब के नियर बाई वाला होता है, वर्ब के पास वाला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि मेन सब्जेक्ट कौन है। मेन सब्जेक्ट नहीं पता तो वर्ब के पास वाला जो अभी आपका नाउन या प्रोनाउन है उसके हिसाब से आप वर्ब लगाइए। माला क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर हुआ। अच्छा देखो यार, अब आइदर का नाइदर तो हम बना नहीं सकते,
आइदर में बोल रहा है दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब हो जाएगा दोनों में से कोई भी नहीं। ऐसा तो होगा नहीं ना, पूरा सेंटेंस का मतलब थोड़ी बदल जाएगा, ये भी गलत हो गया। माला सिंगुलर है तो फिर इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत है, आप आंसर तक पहुंच गए। या तो माला ने की, सॉरी आइदर लता और माला हैज डन। रिमेम्बर हैज आपका सिंगुलर है ना, ये आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, माला आएगा, मतलब माला के साथ में हैज आएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। देखो बहुत सारे, आप खुद देखो कितने कॉन्सेप्ट हम करते जा रहे हैं। अच्छा देखो, मैंने आप लोग को हमेशा बोला है पेपर में गांठ बांध लेनी है ये बात, पैसेज पे टूट नहीं पड़ना कि पैसेज आ गया मैं पढ़ना शुरू कर दूं। थोड़ा थोड़ा ना स्ट्रेटेजिकली कम काम करोगे तो सफल होने के चांसेस जल्दी है, नहीं तो फिर लगे रहो। पहले क्या करो, सवाल को रीड करो, सही से रीड करना है। चलो रीड करो साथ में, फिर अपनी कॉपी में ना वो नंबरिंग 21 है तो 21 पे की क्या थी, 21 की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट बात जो आपको उम्मीद है कि पेपर में मिल सकती है। तो अलेक्जेंडर स्ट्रीट डैश माइल्स एवरी डे टू अटेंड। अच्छा देखो, जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, तो स्कूल को अटेंड करने के लिए वो कितने माइल्स हर दिन चला करते थे। ठीक है, हमें पता चल गया कि कितने माइल वो प्रतिदिन चलते थे, हमसे ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट। अच्छा तो क्विक स्टूडेंट से मतलब क्या है, क्विक से मतलब क्या है, कि क्विक कहने का वो क्या कहना है, क्विक से मतलब क्या है, ठीक है याद रखेंगे। एंड एट 12 द एज लिमिट प्रिस्क्राइब। नाउ रिमेंबर टू थिंग्स, देखो कितना सब है। एक सब, नाउ यू हैव टू टेल मी एंड आई विल डिस्कस। मैं कल की क्लास में ये बात डिस्कस करूंगी। एक शब्द होता है, एक शब्द है हमारा प्रिस्क्राइब, जो डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, एक हुआ प्रिस्क्राइब और एक होता है प्रोस्क्राइब। देखो ओनली एक लेटर हट जाता है, स्पेलिंग बदल जाती है, सॉरी स्पेलिंग तुम लोग शायद देख देख के ना भी पहचान पाओ, लेकिन मीनिंग पूरा पूरा बदल गया, एक लेटर बदला मीनिंग चेंज। आप लोग मुझे बताइएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, फिर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एंड एट 12 द एज लिमिट जो थी वो प्रिस्क्राइब की गई थी स्कूल के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। सवाल बस रीड करते चलो। अलेक्जेंडर वेल ऑफ का मतलब होता है धनी ना, अच्छा खासा, फिर आपके पास जब पैसा आ जाता है दैट इज यू आर वेल ऑफ, अच्छे खासे पैसे वाले हो, तो दैट इज कब बने वो पैसे वाले, है ना, उनके पास पैसा कब आया। ठीक है, अलेक्जेंडर ने स्कूल छोड़ा, लेफ्ट स्कूल, उन्होंने स्कूल छोड़ा क्या करने के लिए। ओके लेट्स सी। अब देखो क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखे हैं ना, तो कोशिश करेंगे पैसेज को बस एक ही बार पढ़ें और सीधा आंसर को टिक करें। आगे बढ़े, पैसेज देखो आपका यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक। अगर मैं एक अच्छे स्टूडेंट की बात करूँ तो वो इस पैसेज को 45 मिनट में रीड करके खत्म कर, रीड कर लो, कर लिया। रीड करते हुए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातों पर फोकस करते हैं। जो शब्द नहीं आता तो उस पर अड़ नहीं जाते, जिद्दी नहीं बन जाते कि मुझे इस शब्द का मीनिंग जानना है। हो सकता है उस शब्द का मीनिंग का कोई असर ही ना हो आपके क्वेश्चन के ऊपर। रीड करो। जब तक वो 10 साल के थे, जो यंग अलेक्जेंडर थे, उन्होंने अपने पास वाला ही स्कूल है उसको अटेंड किया। उसके बाद में ही वॉज देन ट्रांसफर, उसके बाद उनको ये जो डारवेल का स्कूल है उसमें उनको ट्रांसफर कर दिया गया, विच ही अटेंडेड विद हिज ब्रदर, और डारवेल स्कूल को उन्होंने अपने भाइयों के साथ में अटेंड किया। Alexander learned a good deal about nature during that 4 mile downhill hike to school and the 4 mile uphill return trip। मतलब कि अगर आप इस लाइन से देखोगे तो वो कितना चलते थे, 4 मील चल के स्कूल जाना था और 4 मील चल के वापस घर आना था। एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर किए हैं आपको खुद पता चल गया होगा, ये क्वेश्चन भी था हमारा। वो एक क्विक स्टूडेंट थे, देखो पूछा गया है कि क्विक स्टूडेंट का मतलब क्या है, तो वो एक क्विक स्टूडेंट थे, जरा बताइएगा कि क्विक स्टूडेंट का मतलब क्या है। ये एक आपका एक दूसरा क्वेश्चन था। और वो कितना किलोमीटर चलते थे प्रत्येक दिन, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। दो दो क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट एंड एट 12, 12 की एज में द एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर डावेल स्कूल ही वॉज सेंट टू किलमार्क मॉक अकेडमी। जो एज लिमिट थी उस स्कूल की ना, देखो
10 साल तक वो यहाँ पढ़े ना। उसके बाद में उनको ट्रांसफर कर दिया गया डारवेल स्कूल में। तो डारवेल स्कूल की कुछ एज लिमिट थी, तो फिर उसके बाद में वो कहाँ चले गए, एक दूसरी एकेडमी में चले गए हैं। फिर 2 साल बाद में उन्होंने ही ज्वाइन हिज ब्रदर जॉन एंड रॉबर्ट एट द होम ऑफ हिज एल्डर ब्रदर थॉमस हु वाज टू बिकम अ सक्सेसफुल ऑक्यूलिस्ट इन लंदन। ऑक्यूलिस्ट में ना मुझे बताना, मैंने कल आपको एक शब्द बताया था ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बताना उससे इसका क्या संबंध है। However, the economic success of the family was yet to be, and Alexander was forced to leave school for economic reasons. अलेक्जेंडर ने स्कूल छोड़ा, उसका रीजन क्या था, अलेक्जेंडर ने जब स्कूल छोड़ा, उसका रीजन क्या था, वो यहाँ छिपा हुआ है। ध्यान से रीड करते चले जाना, तीसरा क्वेश्चन मुझे रीड करते हुए ही मिल गया। नंबर कौन सा होगा वो बाद में देखेंगे। जब वो 16 साल के थे तो उनको क्या हुई, एक जॉब मिली शिपिंग कंपनी में। गुड फॉर्च्यून हाउएवर उनके साइड में तब आया जब however was on his side and on the side of humanity in 1901 he received a share in a legacy which made it possible for him to return to school। तो एक्चुअली में वहाँ पूछा गया था कि वेल ऑफ, अच्छे खासे जब उनके पास पैसे आए थे वो कब आए थे, तो जब उनको लेगेसी में एक शेयर मिला। एंड देन फर्दर उन्होंने स्टडी करी अपनी मेडिसिन की। मैं देखती हूँ आप लोग कितने अटेंटिव होके पेपर को पढ़ रहे थे पैसेज को। देखो रिपीट नहीं करना है, कोशिश करनी है, नहीं जाएंगे वापस। अलेक्जेंडर कितने माइल्स चलते थे प्रत्येक दिन, 4 किलोमीटर। ये उनका घर है, ये उनका हाउस है। यहाँ से जो उनको स्कूल जाना होता था, तो जाने का 4 था और वापस आने का 4 था। तो टोटल कितना हुआ, 8। तो उन्होंने स्कूल जाना या नहीं आना नहीं पूछा, टोटल पूछा, तो टोटल कितना हो गया, 8। तो वो डेली 8 माइल्स का जो डिस्टेंस था उसको वो कवर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो एक क्विक स्टूडेंट थे, कैसे कह सकते हो आप। रीच स्कूल बिफोर हिज ब्रदर, ऐसे तो कोई बात नहीं थी कि अपने भाइयों से पहले स्कूल पहुंच जाते थे। एक जिंदा दिल इंसान थे। रैन द रेसेस, रेसेस तो नहीं है। वॉज अ फास्ट लर्नर, यहाँ पे है, ये वॉज है। तो वो एक फास्ट लर्नर थे, वो जल्दी सीख जाते थे। तो फास्ट लर्नर थे, क्विक लर्नर का था ना, क्विक लर्नर थे। देखो सेकंड क्वेश्चन हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड एट 12, 12 की एज में जो एज लिमिट क्या हुई थी, प्रिस्क्राइब की गई थी उस डारवेल स्कूल को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। आपको प्रिस्क्राइब कर दिया है, आपको हमने लिमिट कर दिया ना, लिख के दे दिया है आपको कि ये चीजें आपको फॉलो करनी है। तो बताओ क्या करना, एडमिटेड टू स्कूल, 12 साल की उम्र में एडमिट थोड़ी करते थे, नहीं। अलाउड टू रिमेन इन द स्कूल ओनली अप टू द एज ऑफ 12। तो सिर्फ और सिर्फ हम आपको स्कूल में पढ़ा सकते हैं जब तक आपकी उम्र 12 साल की है। और अगर आप 12 साल की उम्र को क्रॉस करेंगे तो फिर आपको हमारे स्कूल को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर अमीर कब हुए, बोला था मैंने, बाय वर्किंग इन अ शिपिंग, नहीं यार, शिपिंग कंपनी में काम करके कहाँ वो अमीर हुए थे। व्हेन हिज ब्रदर बिकेम, नहीं, अभी उनके भाई का सक्सेसफुल ऑक्यूलिस्ट बनना तो बाकी था। जब मेडिसिन तो उन्होंने बाद में पढ़ाई की ना, जब उनको पैसा मिला था, और पैसा मिला था उनको यहाँ पे बाय रिसीविंग अ शेयर इन अ लेगेसी। तो देखो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आप देख सकते हो हमारा कितना टाइम बच रहा है। अलेक्जेंडर ने स्कूल क्यों छोड़ा, क्यों, क्योंकि उनके पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। बस पता चल गया मुझे कि ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही लेफ्ट द स्कूल। तो ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही लेफ्ट द स्कूल, सो अलेक्जेंडर लेफ्ट द स्कूल ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं, अगर आप शार्प रीडर हैं, अगर मैं एक बात बोलूं, क्या बात है कि मान लो 45 मिनट आपने अपने क्वेश्चन रीड करने में, 1 मिनट में आपने उसको क्वेश्चन को, पैसेज को रीड कर लिया। चलो ठीक है, शुरुआत के लिए टाइम ठीक है ना, और बढ़ाना है तो बढ़ा लो। शुरुआत में तो आपको जो मर्जी जैसे कर लो, 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ लो, 1.5 मिनट में पैसेज पढ़ लो, 2.5 मिनट का टाइम लग चुका है।
और 30 मिनट में ना आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे 5 के 5। 30 मिनट नहीं, सॉरी ये तो भैया गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। 3 मिनट में आप पूरे 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कहेंगे भाई 3 मिनट में ले लो 5 सवाल, 3 मिनट में 5 सवाल, तो 3 मिनट में 5 सवाल हमने कर लिए। अभी ये तो मैंने बहुत बिगिनर वाला बताया, ये तो एकदम बिगिनर वाले जो बच्चे, जो फास्ट रनर है वो तो आगे निकल जाएगा। और आप भी स्लो स्लो इतना करोगे, धीरे चल के हो जाएगा उतना, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आज का हमारा सेट कंप्लीट हुआ है। आपने मेरे साथ अगर सॉल्व किया है, डेली डेली आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बहुत चीज़ें होती हैं जब हम पढ़ते हैं तो वो नहीं आती हैं, जब पेपर सॉल्व करते हैं तो वो रियल चीज़ें हमें समझ में आती हैं। नोट डाउन करते रहो, नया सीख रहे हो तो उसे किताब कॉपी में लिखो, समझ में नहीं आया मैंने समझाया तब तो उसे कमेंट में लिखो, होमवर्क दिया उसको पूरा करो। आई थिंक, और अपनी अटेंडेंस मार्क करो, वो कैसे मार्क करोगे, लाइक लगा के, लाइक लगाओ। अगर वीडियो पसंद आई है तो आई एम श्योर तुम लोग शेयर करोगे, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करोगे, और ऐसे ही जुड़े रहोगे साथ साथ में, ऐसे ही अपना पढ़ते रहेंगे, राइट। टीचिंग इस मज़ा तब आता है ना जब बच्चे भी उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी। अब हम लोग मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।